हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शौहार्दो एंड आज हम लोग देखने वाले हैं ऑल फिजिक्स फॉर्मूला फॉर क्लास 10। देखिए, आज तक आपने बहुत सारे फॉर्मूले शीट्स स्टडी किए हैं, चिपकाए हैं, बट फिर भी आपको फॉर्मूला याद इसलिए नहीं होता क्योंकि आप लोग ना बहुत जल्दी जल्दी सिर्फ फॉर्मूलेस को देख के उसको रटने की कोशिश करते हो। चाहे आइए एसएस सर के साथ आज हम लोग सारे फॉर्मूलास को पैकअप करते हैं वन बाय वन। पहले आपका सिलेबस में 4 चैप्टर्स है, उसमें से सिर्फ लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में फॉर्मूला है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ह्यूमन आई वाले में कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए, सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ लाइट। मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर फॉर्मूला बता के जा सकता हूं, बट एक बार इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे फील कर लेते कि इसके बाद आपको कभी भी भूलना नहीं पड़ेगा। एक यहाँ पे सिचुएशन है एंड एक यहाँ पे सिचुएशन है, एंड ये जो मिरर एंड लेंस फॉर्मूला है ना, इसमें बेटा बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। एक बार समझते हैं वो मिसकंसेप्शंस क्या है। टीचर्स बताते हैं कि U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V मतलब इमेज डिस्टेंस, F मतलब फोकल लेंथ। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, अगर फोकल लेंथ है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये साइन कन्वेंशन की क्या बात है, वो साइन कन्वेंशन ही इन्हीं 2 एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में मेरे पास एक कैसा मिरर है, मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल में मेरे पास कन्वेक्स मिरर है। सर, इस कनकेव मिरर में फोकस जो है ना, फोकस वो पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। सर, +20 बोलेंगे या -20? बेटा, जब हम रियल लाइफ में डिस्टेंस बोलते हैं या लेंथ बोलते हैं तब तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, जो इमेज का डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो 1 मीटर, जो इमेज का हाइट है वो 3 मीटर। तो सारे हम लोग डिस्टेंसेस ही बोल रहे हैं, तो बोलने के टाइम तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो बट जब फॉर्मूले में पुट करते हैं तब ना वो डिस्टेंस नहीं होता, वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हो ना, वो कोऑर्डिनेट्स होता है। आइए मेरे साथ हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, ये पोल है, इस पोल को ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। तो ओरिजिन के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ये बेसिक साइन कन्वेंशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में करते हो वही करना है। अब आप मेरे साथ रेडी हो जाइए। क्या क्या लिखने? 5 चीजें, एक है U, एक है V, एक है F, एक है HO, एक है HI। प्लीज अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। U है ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट का क्या बोला मैंने, x कोऑर्डिनेट। तो ये पोल है, पोल के अगर मैं लेफ्ट में जाऊं, कितना, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में जाऊं, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में जाऊं तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो 30 सेंटीमीटर ही है, बट ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट, ये अगर ऑब्जेक्ट है इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये -30 कॉमा समथिंग आएगा ना। तो ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट कितना है, क्योंकि वो पोल के लेफ्ट में है तो -30। एग्जाम के पहले इतना दिमाग मत लगाइए, आप तो पोल को ओरिजिन मान लीजिए, अगर ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे तो आप नेगेटिव लिखोगे। बट मन में एक बात क्लियर रखना, अगर आप एसएस सर के स्टूडेंट्स हो, कि ये डिस्टेंस नहीं लिख रहे, ये कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। क्योंकि फॉर्मूला जब डिराइव किया गया, जो हायर क्लासेस में डिराइव किया गया, मैं ही कराऊंगा आपको क्लास 12 में, ये सारे डिस्टेंसेज नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स है। चलिए, वी इमेज का x कोऑर्डिनेट, तो इमेज तो 60 सेंटीमीटर है, बट क्योंकि पोल के लेफ्ट में है तो हम लोग लिखेंगे -60 सेंटीमीटर। फोकस भी लेफ्ट में है तो -20 सेंटीमीटर। अब HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, हाइट तो +1 है, एंड इसका इमेज का हाइट तो +3 है। HO इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड, एंड अपवर्ड पॉजिटिव है, तो हम इसे +1 मीटर लिखेंगे, हम इसे +1 मीटर लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है इसे सर। अब इमेज नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए +1 लिखा, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे -3 मीटर। ठीक है, सेम प्रैक्टिस यहां पे कर लेते हैं। U चाहिए, V चाहिए, F चाहिए, HO चाहिए, HI चाहिए। चलिए, U V F, ये पोल है, पोल को हमेशा क्या मान लो, ओरिजिन 0,0। इसके राइट में जो है वो पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। बेसिक है। यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट तो दोनों मिरर्स के केस में या दोनों लेंस के केस में लेफ्ट में ही रखेंगे। तो इसलिए यू का वैल्यू जो ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है, वो मिरर हो या लेंस हो, उसके लिए हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, अगर आप साइन कन्वेंशन ऐसा लोगे तो। सो U इज -30 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट V? इमेज तो उस साइड में है, एंड इमेज कितने डिस्टेंस में है,
इमेज का डिस्टेंस हमने नहीं माना है क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे माना है 10 सेंटीमीटर, सो इमेज टुवर्ड्स राइट है, सो इट इज प्लस 10 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट फोकस, फोकस 20 सेंटीमीटर राइट में है तो प्लस 20 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट एचओ, ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग अपवर्ड प्लस 1 मीटर, एंड क्योंकि ये इमेज इरेक्ट इमेज है, इमेज इज ऑल्सो पॉइंटिंग अपवर्ड एंड इमेज का हाइट 0.5 मीटर है, सो इट इज प्लस 0.5 मीटर। यहां से ही आप कुछ बातें देख सकते हो। अगर एचओ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एचआई का साइन अगर नेगेटिव आया, एचआई का साइन अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब इमेज क्या है, इमेज है इन्वर्टेड। एचओ तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर एचआई का साइन भी पॉजिटिव आया, अगर एचआई का साइन भी पॉजिटिव आया तो इमेज कैसा है, इरेक्ट। इमेज कैसा है, इरेक्ट। एक और बात, u का वैल्यू इधर भी नेगेटिव, u का वैल्यू इधर भी नेगेटिव, मतलब सर क्या u हमेशा नेगेटिव होता है, u ऑलवेज नेगेटिव होता है, u ऑलवेज नेगेटिव होता है। सर व्हाट अबाउट एचओ, एचओ को तो हम लोग हमेशा ऐसे ही प्लेस करेंगे, लेफ्ट में प्लेस करेंगे एंड ऊपर की तरफ भी प्लेस करेंगे, तो एचओ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मिरर लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और कुछ भी रटना नहीं है, ऐसे मत रटो कि कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, वो आप चेक कर लो, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है वो चेक कर लो। एम आई क्लियर विद दिस। एक और बात, सीबीएसई ऑल्दो ये जो स्मॉल एफ है ना वो फोकल लेंथ नहीं है, वो रियलिटी में तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है, बट सीबीएसई या छोटे क्लासेस में अगर आपको बोले फोकल लेंथ तो आपको बताना है कि कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव, एंड कनकेव का फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। तो आप लेंथ ही बोलो, बट मन में एक बार कंसेप्ट को क्लैरिटी से चलना। अब आ गया फर्स्ट फॉर्मूला। देखिए पहले मैंने आपको सिचुएशन फील कराया, मैं डायरेक्टली अदर टीचर्स की तरह फॉर्मूला बता सकता था। एक बार सिचुएशन क्लियर हो गया, अगर आपसे पूछे कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, सो फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, f इज इक्वल टू r अपॉन 2। यहां से ऐसे मत रटो कि r इज इक्वल टू 2f, आप तो एक ही वर्जन रटो एंड फिर उसको इंटरचेंज करके कर लेना। सो f इज इक्वल टू क्या हो गया, r अपॉन 2। सर ये वाला फॉर्मूला कौन से मिरर के लिए वैलिड है, कनकेव या कन्वेक्स, दोनों के लिए वैलिड है, बट सिर्फ मिरर के लिए वैलिड है। ओके, मिरर फॉर्मूला, u, v एंड f में क्या रिलेशन है, सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज u, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज v, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एंड व्हाट इज f, x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। ये भी अपना फिक्स हो गया, ये भी अपना फिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सर लेंस के लिए माइनस आएगा या मिरर के लिए माइनस आएगा, उसके लिए एसएस ट्रिक हाजिर है। देखिए मैग्निफिकेशन इज HI/HO, दोनों के लिए HI/HO, एंड ऑन सॉल्विंग इट इज माइनस V/U, ऑन सॉल्विंग इट इज माइनस V/U। किसके लिए माइनस V/U है, एसएस ट्रिक से, इसकी मिरर में m है तो मिरर वाले फॉर्मूले में माइनस आएगा, मिरर वाले फॉर्मूले में माइनस आएगा। ओके, मैग्निफिकेशन इज HI/HO माइनस V/U। HI क्या है, क्या वो हाइट ऑफ इमेज है, क्या वो हाइट है या वो कोऑर्डिनेट है, वो तो y कोऑर्डिनेट है। मतलब यहाँ पे सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 1 मीटर, इमेज का हाइट कितना है, इमेज का हाइट है 3 मीटर। अगर मैं पूछूं हाइट ऑफ इमेज उस वाले सिचुएशन में, हाइट ऑफ इमेज तो सही है क्योंकि हाइट तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तब हम हाइट पुट कर रहे हैं या उसका y कोऑर्डिनेट, ये तो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, इसलिए HI इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इसको -3 पुट करना कंपलसरी है। आई होप ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन के 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हमें आगे जाके कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे। वो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, एक है मैग्निफिकेशन का वैल्यू, एक है मैग्निफिकेशन का वैल्यू एंड एक है मैग्निफिकेशन का साइन। मतलब कुछ सॉल्व होकर ऐसा आएगा, मैग्निफिकेशन मान लो आ गया +2 या फिर मैग्निफिकेशन आ गया -2, तो आप 2 चीज़ों को अलग अलग देखने का प्रैक्टिस करो। एक है मैग्निफिकेशन का साइन, साइन क्या है, नेगेटिव, तो अगर साइन नेगेटिव है तो क्या मतलब है, एंड एक है मैग्निफिकेशन का वैल्यू। अगर मैग्निफिकेशन -2 आया एंड मैंने पूछा मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना है, आप -2 नहीं बोलोगे, वैल्यू, सिर्फ वैल्यू, साइन हटा के, तो साइन हटा के वैल्यू तो सिर्फ क्या होगा, 2। ओके, अगर वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, देखिए मैंने मॉड लगाया, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर मॉड है, मतलब मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब HI/HO 1 से ज्यादा है, HO को उधर ले जाएंगे, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज मोर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज कैसा है, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, मतलब इमेज मैग्नीफाइड है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं, मतलब ये जो -2 है ना, -2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब माइनस नहीं लेना है मुझे, सिर्फ वैल्यू लेना है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा है
तो HI/HO इज लेस देन 1, HI लेस देन HO, इट्स अ डिमिनिश्ड इमेज। एंड अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू इक्वल टू 1 है, मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज, इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज। अब है मैग्निफिकेशन का साइन, अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन मतलब HO तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, HO तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव। अगर HI भी पॉजिटिव आ गया तो ये मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा। एंड पॉजिटिव साइन मतलब जिधर HO उधर ही मेरा HI, मतलब इमेज कैसा है, इमेज इरेक्ट है। एंड इरेक्ट इमेज हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल, सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, अगर HO पॉजिटिव बट HI नेगेटिव, HO तो हमेशा पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एंड हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ये कैसा है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है मतलब रियल है। एक छोटा सा प्रैक्टिस करा के अगर मैं आपको ये क्लियर कराना चाहूँ, कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2, व्हाट डज इट मीन। आप दो चीजें देखो, एक तो जैसे ही आपने देखा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आप बोल दो इमेज जो है वो रियल है एंड इन्वर्टेड है, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। फिर देखो वैल्यू, मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू 1 से ज्यादा है, वैल्यू इज मोर देन 1। एंड अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो इमेज क्या होता है, मैग्नीफाइड। सो अगर किसी सिचुएशन में मैग्निफिकेशन -2 है, minus sign shows that image is real and inverted, and 2, the value 2 shows that image is magnified. कितने times magnified? Twice magnified. I hope ये clear हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन में आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही बेसिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एक ग्रीक सिंबल म्यू या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट, ऊपर में क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम। सो सी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर मीडियम में जो स्पीड है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का उतना कम स्पीड, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतना स्पीड कम। सो म्यू इज इक्वल टू C/V, सी कांस्टेंट है। अब अगर मैं μ1 निकालू, μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in सिचुएशन 1, सी तो कांस्टेंट होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकालू तो सी तो कांस्टेंट होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर अब मैं μ2/μ1 निकालू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो C/V2 अपॉन C/V1 इंटरचेंज करके μ2/μ1 इज V1/V2। ये क्या है, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम। एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब स्नेल्स लॉ, इसी फॉर्मूले को अगर मैं बोलूं कि म्यू इज इक्वल टू C/V, सी तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं? बिल्कुल। और एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। V मतलब स्पीड, F मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसी भी वेव के लिए वैलिड है। ये लाइट वेव के लिए भी वैलिड है, ये साउंड वेव के लिए भी वैलिड है। लाइट को भी वेव ट्रीट किया जाता है, अगर आपको पता हो यहां से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, वो तो सिर्फ सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मीडियम अगर चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा। ये जो लाइट है स्टूडियो में, इस लाइट का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। फ्रीक्वेंसी लाइट के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट एक बल्ब से आया या CFL से आया या LED से आया। वो मीडियम चेंज होने से लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, बट मीडियम चेंज होने से लाइट का स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होता है, एंड सेम रेशियो में चेंज होता है, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ हाफ हो गया तो स्पीड भी हाफ हो जाएगा, वेवलेंथ डबल हो गया तो स्पीड भी डबल हो जाएगा। एंड इस फॉर्मूले को मैं बोलता हूं द मदर फॉर्मूला फॉर ऑप्टिक्स, क्योंकि इसमें स्नेल्स लॉ भी आ जाता है एंड बाकी सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। कैसे? अगर एक मेरे पास मीडियम है, मीडियम 1 एक मीडियम 2, लाइट 1 से 2 गया, 2 से 1 गया, फर्क नहीं पड़ता। बट जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है, जिससे रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट कर रही है, उसको आप लोग हमेशा मीडियम 1 बोलोगे। एंड जिस मीडियम पे रे ऑफ लाइट फाइनली जा रही है, उसको मीडियम 2 बोलोगे। अगर ये 1 है, ये 2 है, मतलब लाइट 1 से 2 में जा रही है। ठीक है। अब स्नेल्स लॉ क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, and this constant is called refractive index of ऊपर 2 नीचे 1, और refractive index of second medium with respect to first medium। अब μ2/μ1 ऑन सॉल्विंग क्या आ गया था, V1/V2, एंड आना भी चाहिए था, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ऊपर μ2 है तो उसके सामने V1 आएगा, अगर μ1 है उसके सामने V2 आएगा। अब अगर लैम्डा के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में रिलेशन देखें तो
v एंड लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ऊपर v1 तो इधर लैम्डा 1 एंड इधर लैम्डा 2। सो कैसे याद रखेंगे, साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। 2 बार लिखेंगे, 2 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, लेंस। लेंस में मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिरर में फील करा चुका हूँ। लेंस फॉर्मूला में ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू आएगा। मिरर में क्या आया था, याद करें एक बार याद करें, मिरर में क्या आया था, मिरर में आया था 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे भी सारे चीज़ें कोऑर्डिनेट से सबको साइन के साथ पुट करें। मैग्निफिकेशन में, मिरर के मैग्निफिकेशन में क्या आया था, मिरर के मैग्निफिकेशन में क्या आया था, मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ, यहाँ तक तो सेम आया था, बट ऑन सॉल्विंग वो माइनस वी बाई यू आया। तो फॉर्मूला में ही एक माइनस साइन था। क्यों था सर, क्लास 12 में मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, तो इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी याद रखना। लास्ट फॉर्मूला लेंस है, वो है पावर ऑफ लेंस। अब पावर इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है, पावर यहाँ भी आता है, ये पावर ऑफ लेंस है। सिर्फ पावर बोले तो सर कौन सा सोचना है, सिर्फ पावर नहीं बोलेगा, वो उधर इलेक्ट्रिक पावर यूज करेगा। एंड इस चैप्टर में इसको हमें बोलना चाहिए ऑप्टिकल पावर, क्योंकि ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। सो एफ इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। बट ध्यान रखना, ये फोकल लेंथ को हमेशा आपको मीटर में पुट करना है। अगर फोकल लेंथ को मीटर में पुट करोगे तभी आंसर, जो पावर का एसआई यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, डायोप्टर। ठीक है। एंड ऐसे आप सोच सकते हो कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ये मेरा क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। अगर रे ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस में आके गिरा तो उसको कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट में कन्वर्ज कर देगा। एंड कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कन्वेक्स लेंस का पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड व्हाट अबाउट कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, एंड कनकेव लेंस का पावर भी क्या होगा, नेगेटिव। इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट वी आर इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हमने सारे ऑप्टिक्स के फॉर्मूला देख लिए। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्वांटिटी है चार्ज, एंड चार्ज ऑन अ बॉडी इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑफ वन पार्टिकल। अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हो, सो चार्जेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हम क्या याद करते हैं, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर करंट। करंट इज Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम। करंट इज Q बाई टी। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी। दोनों फॉर्म्स मत याद रखो, एक ही फॉर्म याद रखो। Q यहाँ से निकालोगे तो T इधर चला जाएगा। Q इज इक्वल टू आई टी, बहुत ईजी है। ओके, अगर करंट का यूनिट निकाले तो ऊपर चार्ज कूलम एंड नीचे टाइम सेकेंड, सो कूलम पर सेकेंड एम्पियर। कंफ्यूज मत होना, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, बट करंट का क्या है, करंट का कुछ लोग सिर्फ एम्पियर याद रखते हैं, वो भूल जाते हैं कि एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ऐसे 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी आ सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऊपर वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बैटरी ही तो चार्जेस के ऊपर वर्क करेगा। बैटरी अपना केमिकल एनर्जी स्पेंड करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सो V इज इक्वल टू W बाई Q। इस स्लाइड में कैसे याद करना है, Q इज इक्वल टू एनी, आंख बंद करके Q इज इक्वल एनी। फिर सिंबल बोल लिया, पहले आपने सिंबॉलिकली बोल लिया। अब Q क्या है, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सेकंड फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी, 2 बार बोले, 2 बार लिखे। I इज इक्वल टू Q बाई टी। I करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है। करंट का यूनिट ऊपर कूलम नीचे सेकंड, तो कूलम पर सेकंड एम्पियर। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज। एक बार आप लैंग्वेज में बोले, एक बार आप सिंबॉलिकली बोले, V इज इक्वल टू W बाई Q। दोनों करे, सिर्फ सिंबल सिर्फ लैंग्वेज याद नहीं होगा। इज दिस क्लियर? अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऊपर वर्क के लिए जूल, नीचे चार्ज के लिए कूलम, तो जूल पर कूलम इज वोल्ट। इतना याद हो गया, इतना याद हो गया। अब ओहम्स लॉ सबको पता है, V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। एंड 1 ओहम, यहाँ से R निकालेंगे, यहाँ से अगर R निकालेंगे वो आ जाएगा V अपॉन आई। सो 1 ओहम, अगर इसका यूनिट ओहम है तो वो वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट, एंड इसका क्या है, एम्पियर। सो 1 ओहम को हम लोग सोच सकते हैं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ऐसे डेफिनेशंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला। अगर मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है,
जिसका लेंथ कितना है l, जिसका एरिया कितना है a। एरिया कौन सा सर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो सर्कुलर एरिया है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्योंकि सर्कुलर एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए जहाँ पे रेडियस या डायमीटर गिवन है। अगर डायमीटर गिवन है, डायमीटर को हाफ कर दे तो रेडियस मिल जाएगा एंड उससे आप लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबको अपने एसआई यूनिट में रखे। एंड एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जिसको बोला जाता है रो या रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रोला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए रोला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए रोला, रोला रो एल बाई ए। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं? रो। इसका यूनिट क्या है? ओहम मीटर। ओहम, ओहम अपॉन मीटर नहीं। बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ कि रो का यूनिट क्या है, वो लोग मुझे बोलते हैं ओहम अपॉन मीटर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। रो का यूनिट क्या है? ओहम इनटू मीटर, ओहम मीटर। एम आई क्लियर? अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं कि सीरीज में क्या होता है? करंट रिमेन्स द सेम एंड वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। तो पैरेलल में क्या होगा? ठीक उल्टा मैंने लिखा नहीं है। पैरेलल में क्या होगा? करंट गेट्स डिवाइडेड एंड वोल्टेज रिमेन्स द सेम। सीरीज में अगर रेजिस्टर्स है तो आप उन लोग को प्लस कर दो। अगर 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन, ऐसे प्लस कर दो। अगर n इक्वल रेजिस्टर्स है एंड एक का वैल्यू R है, सपोज 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो आंसर कितना? 2 प्लस 2 प्लस 2 या फिर 2 इंटू 3 या फिर 2 2 2 2 4 है तो 2 इंटू 4। अगर n इक्वल रेजिस्टर्स है एंड ईच रेजिस्टर का वैल्यू R है तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? n इंटू आर। सिमिलरली पैरेलल में अगर रेजिस्टेंसेस है तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। प्लीज ध्यान रखना, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 सो ऑन। अगर सिर्फ आपके पास 2 रेजिस्टर्स है तो आर 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा। एलसीएम लेके जब घुमा के डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाता है। ऊपर देखो दोनों का प्रोडक्ट, नीचे देखो दोनों का सम। ऊपर दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ऊपर दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट एंड नीचे दोनों का सम। ये सिर्फ 2 के लिए वैलिड है, ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंसेस। 3 के लिए ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। इफ n इक्वल रेजिस्टर्स, आज अगर n इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है? R अपॉन n। मतलब अगर 2 ओम 2 ओम 2 ओम पैरेलल में है तो आंसर कितना आएगा? 2 अपॉन 3। अगर 2 2 2 2 4 2 ओम के पैरेलल में तो 2 अपॉन 4। अगर 6 6 6 3 पैरेलल में है तो 6 अपॉन 3। ऐसे आप लोग सोच सकते हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। थोड़ा सा मैंने पावर का डेरिवेशन दिखाया है। पावर का बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, सबको पता है। क्या वर्क डन को मैं Q इंटू वी लिख सकता हूँ? सर कैसे? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क अपॉन चार्ज, सो वर्क इज Q इंटू वी, तो Q इंटू वी लिख दिया। अब ये I अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, सो पावर क्या आ गया? VI। पावर क्या आ गया? VI। इतना तो प्रूफ कर लिया, पावर VI। अब इन प्लेस ऑफ V इफ आई पुट V इज इक्वल टू IR, so I square R आ जाएगा फॉर्मूला। एंड इन प्लेस ऑफ I इफ आई पुट V बाई R फ्रॉम ओम्स लॉ, देन V स्क्वायर बाई R आ जाएगा। अगर पावर के ऐसे आप पहले डिराइव कर लो पावर का थोड़ा सा, इसके बाद मैं आपको ट्रिक देता हूं कि सारे फॉर्मूलास कैसे याद रखोगे। आप पावर एंड एनर्जी के 6 अलग फॉर्मूले मत याद रखो, आप सिर्फ पावर के 3 याद रखो। क्या? ये वाला, पावर इज इक्वल टू VI, उसके बाद V के मन की आंखों में V की जगह IR पुट करो तो I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर बाई R। याद हो गया? पावर इज VI, I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। अब अगर एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है ना, सो मल्टीप्लाई ईच टर्म विथ टाइम टू गेट एनर्जी। पावर का फॉर्मूला याद रखो, हर एक टर्म को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। सो पावर के फॉर्मूलेज याद रखो हमेशा। पावर क्या होता है? सर पावर क्या होता है? VI इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब पावर को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो पावर इनटू टाइम, एक एनर्जी का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला है VI, टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो एनर्जी का VIT। पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R, टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो I स्क्वायर RT। पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई R, टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो V स्क्वायर R बाई T। ऐसे आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा कौन से में टाइम है कौन से में टाइम नहीं है। देखिए, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, तो अब हमेशा पावर के फॉर्मूलेज याद रखा करो, टाइम से मल्टीप्लाई करके एनर्जी के फॉर्मूलेज निकाला करो। ठीक है, अब हमें पता है ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला। जो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी जब रेजिस्टर के थ्रू पास करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो इसी को हम लोग हीट के फॉर्मूलेज भी बोल सकते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक टॉपिक है एंड सिर्फ H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT गिवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी फॉर्मूलेज भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए वैलिड है। तो जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हीट में कन्वर्ट होगा। तो सेम फॉर्मूलाज है हीट के लिए भी। सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, V square T by R and VIT, and this is Joule's law of heating। आगे देखते हैं,
एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, अगर इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट निकालना चाहते हो तो है वॉट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल, याद रखना। इलेक्ट्रिक एनर्जी का एसआई यूनिट जूल है, बट इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट मतलब हम जो गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो जो बिल लेने आता है, तो वो बिल किस हिसाब से लेता है, वो बोलता है कि आपने इतने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर, एंड इसी को बोला जाता है 1 यूनिट। सो द बिल दैट वी पे फॉर द गवर्नमेंट, pay to the government for the electricity that we consume is on the basis of how many units we have consumed, and 1 unit means 1 kilowatt hour। अगर वो आके बोल रहे कि आपने 100 यूनिट्स कंज्यूम की है, इसका मतलब आपने टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया, 100 किलोवाट आवर। सो इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप आपको सारे फॉर्मूलेस क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इन फॉर्मूलेस को कॉपी में लिख लो। देखिए, मैं वो चिपकाने वाले मेथड पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि आप स्टडी टेबल के सामने चिपका तो देते हो, बट फिर उसको ज़्यादा देखते नहीं हो या फिर वो नहीं होता। आप एक काम करो, सारे फॉर्मूलेस को एक कॉपी में नोट डाउन करो, एक फॉर्मूले का पतला सा कॉपी या फिर आपका जो फिजिक्स का कॉपी है उसी में नोट डाउन करो, एंड सुबह शाम वो कॉपी को लेके थोड़ा घूमते घूमते रीड करो। ऐसा साइंटिफिकली देखा गया है कि जितना ज़्यादा हम लोग चलते चलते करेंगे उतना माइंड एक्टिवेट होता है। कि आप सपोज ये आपका वो फॉर्मूले वाला शीट है, आप ऐसे शीट को पकड़ो, यस Q इज इक्वल टू एनी, यस I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यस V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। 3 बार बोलो, 3 बार लिखो, 2 बार बोलो, 2 बार लिखो। ऐसे अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपके फॉर्मूलेज बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।